मोस्ट वेलकम। तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एंड आज की क्लास में हमें समझना है चैप्टर नंबर 12 जो कि है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन बिजनेस स्टडीज। ओके, तो चैप्टर नंबर 11 और 12 दोनों मिला के हमारा 15 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो हमें दोनों चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है। तो एट फर्स्ट हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन को कंप्लीट करेंगे एंड देन हम मार्केटिंग मैनेजमेंट को करेंगे। ठीक है, वो चैप्टर हमारा बहुत ही वाइड है, तो हम पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को, पहले इजी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ बड़े चैप्टर्स में जाएंगे। ठीक है, वैसे हमारा ऑलमोस्ट बिजनेस स्टडीज का रिवीजन कंप्लीट ही होने वाला है। अब देखो इसमें क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है। तो यहाँ मैंने लिखा है इट रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचा के रखना, मतलब कंज्यूमर के हित में काम करना। ठीक है, कंज्यूमर के साथ किसी प्रकार का धोखाधड़ी ना हो जाए, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या कोई किसी प्रकार का कोई छल ना हो जाए उसके साथ। इस चीज को, इसे समझने के लिए, कंज्यूमर के हित को बचा के रखने के लिए, उसके इंटरेस्ट को बचा के रखने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाया गया है। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि कंज्यूमर होते कौन है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, पहले हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ते थे, बट अब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत क्या है और क्या नहीं है इसे हम आगे समझेंगे, बट पहले हमें ये समझना है कि कंज्यूमर कौन होते हैं। ठीक है, देखो क्या कोई भी कंज्यूमर होते हैं। अगर कोई चोर है, किसी के घर में चोरी कर लिया है किसी कुछ सामान को और उसको बाद में अपने घर में यूज कर रहा है, तो क्या वो भी कंज्यूमर है या वो कंज्यूमर नहीं है। तो इस तरह के कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं और साथ ही साथ पूछा भी जाता है कीवर्ड्स में, तो हमें समझना होगा कि कंज्यूमर होते कौन है। ठीक है, देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अ कंज्यूमर इज, पहले तो वो है वन हु बाइज गुड्स और हायर्स सर्विसेज फॉर सम वैल्यू, जो कि गुड्स खरीदते हैं या फिर सर्विसेज का उपयोग करते हैं, सर्विसेज का उपभोग करते हैं फॉर सम वैल्यू, मतलब उस कुछ अमाउंट देकर, बिना अमाउंट दिए नहीं। जैसे मैंने ये मार्कर खरीदा तो मैं इसकी उपभोक्ता हुई या नहीं, मैं इसकी कंज्यूमर हुई या नहीं। यस, आई एम कंज्यूमर ऑफ दिस मार्कर बिकॉज मैंने इसे अमाउंट देकर खरीदा है, कुछ ना कुछ वैल्यू देकर खरीदा है। ठीक है, तो हम इसके कंज्यूमर होंगे। एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज विद अप्रूवल ऑफ बायर, या फिर मान लो कि ये मार्कर मेरी सिस्टर ने नहीं खरीदा है बट स्टिल वो इसको यूज करती है, तो क्या वो कंज्यूमर नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो भी कंज्यूमर है। मतलब वैसे लोग जो कि बायर के अप्रूवल से गुड्स या सर्विसेज का यूज करते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर। ठीक है, वो लोग भी कंज्यूमर होंगे। अब घर में मान लो पापा जाते हैं मार्केट, तो पापा सारी चीजों को खरीद कर लाते हैं, बट पापा ही बस यूज नहीं करते, हम लोग सब यूज करते हैं, घर के सारे लोग यूज करते हैं। तो सारे लोग ना कंज्यूमर हुए, सिर्फ पापा कंज्यूमर होंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, पहला तो ये है कि जो गुड्स को खरीदता है कुछ कंसीडरेशन देकर, कुछ पैसे देकर, वो कंज्यूमर हुए। दूसरा, वैसे लोग भी कंज्यूमर होंगे जो नहीं खरीदते हैं लेकिन बायर के अप्रूवल से ही यूज कर रहे हैं, मतलब जिसने खरीदा है उसी के अप्रूवल से यूज कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी कंज्यूमर होंगे। ठीक है, नाउ एनी यूजर्स ऑफ सच गुड्स हो गया। अब है एनीवन हु यूजेस द गुड्स बाउट और सर्विसेज हायर्ड फॉर अर्निंग लाइवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब वैसे लोग भी कंज्यूमर होंगे जो खुद काम कर रहे हैं। ठीक है, अपने जीवन यापन करने के लिए खुद काम कर रहे हैं और गुड्स वहीं से खरीद रहे हैं और यूज कर रहे हैं, या फिर वहां के सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तो वैसे लोग भी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंज्यूमर कौन होते हैं। अब ये भी तो समझना है कि कंज्यूमर कौन नहीं होते हैं। तो कंज्यूमर कौन नहीं होते हैं, द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज कंज्यूमर। ठीक है, ये लोग कंज्यूमर नहीं है। तो क्या है, द पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल, मतलब वैसे लोग जो गुड्स को खरीदते तो हैं लेकिन वो खुद यूज नहीं करते बल्कि उसे बेच देते हैं। मान लो कि मैंने ये मार्कर खरीदा बट मैं इसको यूज नहीं करूंगी, मैं किसी और को दे दूंगी, मैं किसी और को बेच दूंगी, दे नहीं दूंगी। अगर मैं उसे दे दूंगी बस ऐसे ही और वो यूज करेगा इसका, तो फिर वो कंज्यूमर हो जाएगा। लेकिन मैं इसे बेच दूंगी, ठीक है, मैंने इसे रीसेल कर दिया, तो जब मैं उसे बेचूंगी मुझे कुछ वैल्यू मिलेगा, है ना, तो उसने वैल्यू देकर खरीदा है, तो वो कंज्यूमर हो जाएगा, लेकिन मैं कंज्यूमर नहीं होंगी। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है द पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल, मतलब जो बेचने के उद्देश्य से खरीदता है, रीसेल करने के उद्देश्य से खरीदता है, वैसे लोग भी कंज्यूमर नहीं होते हैं। नाउ द पर्सन हु अवेल्स ऑफ द सर्विसेज विदाउट द अप्रूवल ऑफ द हायरर, मतलब वैसे लोग भी मतलब यहाँ पे बता रहा है कि वैसे लोग जो बिना हायरर के, या मतलब जो सर्विसेज नहीं दे रहा है, मतलब बिना सर्विस देने वाले के अप्रूवल से उसके सर्विस को यूज कर लेता है, दे आर ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर। ठीक है, मान लो कि कोई टीचर है क्लास में पढ़ा रहा है, लेकिन कोई बच्चा ऐसे ही आके बैठ गया क्लास में, वो टीचर से बात भी नहीं किया और टीचर का परमिशन भी नहीं है कि आप वहां पे बैठो, और जाके उसने बैठ लिया, पढ़ भी लिया, तो क्या वो कंज्यूमर होंगे? बिल्कुल नहीं, वो कंज्यूमर नहीं कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि सर्विसेज वो
वैसे सर्विसेज वो ले रहा है जिसमें जो हायरर है, मतलब जो सर्विस दे रहा है, सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अप्रूव कर रहा है कि हाँ आप करो या नहीं करो, तब वहाँ पे उस सिचुएशन में वो कंज्यूमर होगा। लेकिन अगर हायरर की मर्जी के बिना या हायरर की जानकारी के बिना वो ऐसे ही बस ले रहा है सर्विस को, ठीक है, चोरी छुपे या किसी भी तरीके से, तो वो कंज्यूमर नहीं है। अंडरस्टैंड नाउ? Who uses goods without the approval of buyer? यहाँ पे मैंने बोला कि जो गुड्स को बिना बायर के अप्रूवल के यूज कर लेता है। जैसे मैंने अभी चोरी वाला एग्जांपल दिया कि मान लो कि मेरे ये मार्कर को किसी ने चोरी कर लिया। खैर मार्कर तो कोई चोरी करेगा नहीं, बट एग्जांपल है, ठीक है। मान लो कि ये मार्कर मेरा किसी ने चोरी कर लिया, अब वो इस मार्कर का यूज करेगा अपने क्लास में पढ़ाने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो क्या वो फिर भी कंज्यूमर है? नो, दे आर नॉट कॉल्ड कंज्यूमर। अगर मैं ऐसे ही दे रही हूँ, मैंने परमिशन दिया कि हाँ यूज कर लो, तब वो कंज्यूमर है। अगर उन्होंने मेरी मर्जी के बिना बस ऐसे ही चुरा के ले गए या फिर कैसे ही मेरे से बिना पूछे जाने, मुझे पता नहीं है, वो मेरे गुड्स को यूज कर रहे हैं, तब वो कंज्यूमर नहीं है। ठीक है, समझ गए ना? जब पैसे देके खरीदेंगे तभी कंज्यूमर होंगे, या फिर जो बायर के मर्जी से खरीदेंगे तभी कंज्यूमर होंगे, या फिर हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, अपने जीवन यापन के लिए उस गुड्स को खरीद रहे हैं और यूज कर रहे हैं, तो भी हम कंज्यूमर हैं। ठीक है, अब देखो, हु ऑब्टेन्स गुड्स विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब वैसे लोग जिनको बिना किसी कंसिडरेशन के गुड्स मिल गया, मतलब फ्री में मिल गया है, तो भी वो कंज्यूमर नहीं है। मैं खरीदने गई, मैं कुछ भी खरीदने गई और मुझे एक मार्कर फ्री मिल गया, तो क्या मैं इसको यूज करूंगी तो इसकी कंज्यूमर हो जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं इसके कंज्यूमर नहीं कहलाऊंगी। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखना है कि कंज्यूमर कौन होते हैं, कंज्यूमर कौन नहीं होते। सिंपल था। ठीक है, अब आते हैं कंज्यूमर राइट्स। हाँ, अब हमारे 2019 वाले एक्ट में ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कंज्यूमर को कुछ राइट्स दिए हुए हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दिए हुए हैं। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में भी था, इसी में कुछ अमेंडमेंट किया गया और इसी का एक रूपरेखा है 2019 वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ पे राइट्स क्या क्या है। राइट्स का मतलब क्या होता है? अधिकार। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे आपको राइट मिलेगा वहाँ पे आपको कुछ ड्यूटी भी तो मिलेगा, तो यस, राइट्स भी हैं एंड ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप बोल सकते हो, ये भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले राइट्स को समझते हैं। पहला है राइट टू सेफ्टी। इट मीन्स दैट बचाव का अधिकार, मतलब कंज्यूमर का ये अधिकार है कि उसे वैसे गुड्स ना दिए जाए, वैसे सर्विसेज ना दिए जाए जिससे उनके जीवन पे या उस पे किसी प्रकार का कोई खतरा हो। ठीक है, इसलिए उनको बचाव का अधिकार होता है। अगर कोई मिलावट पूर्ण वस्तुएं उन्हें दी जाती है तो वो तुरंत उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का मतलब मिलावट वाला दवाई वगैरह या फिर डुप्लीकेट दवाइयाँ वगैरह उसे मिल गई, तो ये सब भी तो गलत है ना। ये सबसे भी कंज्यूमर का हेल्थ या कंज्यूमर बीमार पड़ सकता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो पहला राइट है राइट टू सेफ्टी, मतलब बचाव का अधिकार। नेक्स्ट इज राइट टू चॉइस, मतलब चुनाव का अधिकार। चुनाव का अधिकार, कंज्यूमर अपनी सोच बूझ से, अपनी पसंद से, अपने सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी भी गुड्स को चूज कर सकता है, किसी भी गुड्स का चुनाव कर सकता है। कोई भी सेलर या कोई भी प्रोड्यूसर उन्हें किसी चीज को खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है, ये है आपका राइट टू चॉइस, मतलब चुनने का अधिकार। ठीक है, नाउ इट्स राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना का अधिकार। मतलब जो भी कंज्यूमर है उससे उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी सूचना दी जानी चाहिए। उनको अधिकार है कि जो भी प्रोडक्ट वो यूज कर रहे हैं उसके बारे में वो सब कुछ जाने। ठीक है, इसीलिए इसी वजह से लेबलिंग वगैरह भी किया जाता है, ताकि कंज्यूमर जो है उस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जान ले, अच्छी जानकारी इकट्ठा कर ले, उसके बाद ही उसका यूज करे, सो दैट कि उसे फ्यूचर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये भी कंज्यूमर का अधिकार है कि जो भी प्रोडक्ट वो खरीद रहा है उसके बारे में वो पढ़े, उसको उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करे, या फिर सेलर से पूछे या प्रोड्यूसर से जानकारी ले, कहीं से भी वो जानकारी ले सकता है। ठीक है, ये उसका राइट बनता है कंज्यूमर का। तो नेक्स्ट टाइम से जब कुछ भी खरीदने जाओ तो इस चीज का उपयोग करना, ये जो आपको राइट्स मिले हुए हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन का, और अच्छे से जानकारी इकट्ठा करके ही लेना। ठीक है, नाउ राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड का मतलब है सुने जाने का अधिकार। मतलब यदि आपको किसी गुड से मतलब सेटिस्फेक्शन प्राप्त नहीं हुआ, आपको वो गुड अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप चाहो तो इस पे केस फाइल कर सकते हो। आपको बिल्कुल सुना जाएगा और आपके साथ किसी प्रकार का कोई भी मतलब दबाव या प्रेशर नहीं है कि आपको यूज करना ही करना है, या फिर आप नहीं उसके खिलाफ आवाज उठा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल इस पे आवाज उठा सकते हो, आपको सुना जाएगा, आपकी बातों को समझा जाएगा और फिर डिसीजन लिया जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं दे देते ना। राइट टू सीक रिट्रेशन का मतलब है उपचार का अधिकार। उपचार का क्या मतलब है? क्या उसका मतलब ये इलाज करवाएंगे क्या?
नहीं, इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर के साथ अगर कुछ भी हो गया है तो उसके शिकायत के अनुसार या उसकी जो भी कंप्लेन है उसके अनुसार उसको मतलब कुछ ना कुछ, क्या बोलेंगे उसे, मतलब उसकी मतलब उस सुनवाई होगा, ठीक है। तो उनको कुछ ना कुछ उपचार दिया जाएगा। उपचार दिया जाने का मतलब है कि बात जो है वो उनके पक्ष में लिया जा सकता है। जैसे कि हो सकता है कि उन्हें फाइन मिल जाए बायर से, मतलब सेलर से उन्हें फाइन दिलवा दिया जाए, या फिर वैसे गुड्स को हटा दिया जाए मार्केट से। तो ये सब कुछ इसमें आते हैं। इन हिंदी हम लोग इसे बोलेंगे उपचार का अधिकार। मतलब सिंपल है कि इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो मतलब जो केस फाइल जिन्होंने किया है या जो कंज्यूमर है उनकी बातों को सुना जाएगा और उनके पक्ष में फैसला लिया जाएगा, ठीक है। यही है मतलब उपचार का अधिकार। नाउ राइट टू एजुकेशन, अब हमेशा उनके पक्ष में नहीं फैसला लिया जाएगा। मतलब अगर उनकी बात सही होगी, सारे टेस्टिंग वगैरह और सारे मतलब जानकारी वगैरह इकट्ठा करने के बाद अगर उनकी बात सही निकलती है, वो प्रूफ हो जाते हैं कि ये प्रूफ हो जाता है कि उनकी बात सही है, उनका तर्क सही है, तो फिर उनको उपचार दिया जाएगा। मतलब उनको कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उनको कुछ मतलब मिलेगा, ठीक है। नाउ इट्स राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का क्या मतलब है? उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसमें क्या होता है? राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार, और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मतलब उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो बात एक ही है, मैंने यहाँ पे मतलब इसके अकॉर्डिंगली आप ये बोल सकते हो राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या होता है कि सारे कंज्यूमर को या सभी लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में और कंज्यूमर के बारे में शिक्षा प्रदान की जाए। इनका अधिकार है कि वो इसके बारे में शिक्षित हो, जागृत हो और जानकारी रखें इन सभी चीजों का। और ये भी वही किया जा रहा है, आपको ये सब पढ़ा के राइट टू एजुकेशन ही आपका फुलफिल किया जा रहा है, ठीक है। ये आपका राइट है कि आप इन सभी चीजों के बारे में जानो, समझो, सीखो, ठीक है। नाउ अब आते हैं कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ लोग इसे ड्यूटीज भी बोलेंगे, बट कोई बात नहीं, ड्यूटीज भी होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? ड्यूटी मतलब काम। देखो सबसे पहला क्या है, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। सबसे पहले तो कंज्यूमर को अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज मतलब क्या? ये बॉडी बनाना। एक्सरसाइज का मतलब इन सभी राइट्स को फॉलो करना चाहिए। पहला राइट है राइट टू सेफ्टी, बचाव का अधिकार। तो हाँ, आपको अधिकार है, आपके साथ किसी प्रकार का छल कपट नहीं हो सकता। आपके स्वास्थ्य को या आपको जो हार्म पहुंचा ऐसी चीजें आप नहीं यूज करोगे। ये आपका राइट बनता है कि आप उसे यूज ना करो, कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता। राइट टू चॉइस, चुनाव का अधिकार। आप जो मर्जी करें आप उसे चुन सकते हो, उसके बारे में जानकारी पढ़ के इकट्ठा करके, ठीक है। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन, आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। राइट टू बी हर्ड, आपको सुना जाएगा। राइट टू सीक रिड्रेशन, आप अपने बारे मतलब आपको राइट है कि आप उसका कुछ उपचार लो, ठीक है, जो आपने किया उसके बारे मतलब क्या बोलेंगे। जैसे मैंने केस किया किसी कंपनी के ऊपर में, अगर मैंने किसी कंपनी के ऊपर में केस किया तो मेरी बात अगर सही हो गई तो मुझे या तो उस कंपनी के द्वारा मुझे पैसे मिलेंगे, या फिर हो सकता है वो गुड्स यहाँ से हट जाए तो कुछ तो मिला ना मुझे। तो ये है इसमें 5 नंबर में। और राइट टू एजुकेशन में जानकारी, पढ़ाई, शिक्षा। तो बस यही है कि आपको जो भी ये सारे राइट्स दिए हुए हैं एटलीस्ट इसका यूज करो, ठीक है। पहला ड्यूटी तो यही है, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ डू नॉट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट। मतलब सिर्फ चकाचौंध एडवर्टीजमेंट देख के ही नहीं पीछे पीछे चले जाना कि ये गुड अच्छा है, ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, हम खरीद लेते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ उसके एडवर्टीजमेंट पे ध्यान नहीं देना है। आपको जो राइट मिला है उसका यूज करो, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो, उसके बारे में जानकारी लो, मतलब उसके बाद आप उस पर कुछ एक्शन करो या खरीदो, ठीक है। सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे नहीं जाना। नेक्स्ट इज फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंस। मतलब आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, मतलब आप कंप्लेन कर सकते हो आप जेन्युइन ग्रीवेंस के लिए, मतलब जेन्युइन होने, मतलब आपके मतलब प्रोडक्ट के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो। नाउ कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। कंज्यूमर को जो है वो क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाओ और ले लो बस हो गया, कीमत कम है तो गए और उठा के ले लिए, ये तो एकदम गलत बात है भाई। ज्यादातर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ये सब होता है। कैसे बताती हूँ, कुछ लोग क्या होते हैं कि देखते हैं कि अच्छा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे इतना ज्यादा प्राइस है, और यहाँ पे Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही और कुछ भी नहीं है इसमें, मैं बस एक एग्जांपल बता रही हूँ कि वहां से खरीद लिया कम दाम पे, ठीक है। जब उसने यूज करा तो पता चला कि उसके फेस में तो प्रॉब्लम हो गया है, बहुत ज्यादा पिंपल्स वगैरह, एकदम खराब हो गया फेस। तो इसमें पहली गलती कि आपने अच्छे से जानकारी इकट्ठा नहीं किया, तो यहाँ पे इसी तरह से गलती निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ मतलब ये नहीं देखना है कि मतलब सिर्फ नेम, एडवर्टीजमेंट यही सब देख के नहीं खरीदना है, थोड़ा जानकारी का यूज करो, ठीक है। तो क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। नाउ रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, थोड़ा इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है। ऐसी प्रोडक्ट्स का यूज मत करो जो इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाता है। प्लास्टिक, पॉलिथीन ये सब का इस्तेमाल मत करो, ठीक है।
अब है इंसिस्ट ऑफ कैश मेमो, मतलब कैश मेमो आपको हमेशा जब भी कुछ खरीदो, 1 रुपए का ही चीज क्यों नहीं खरीदो, आपको बिल जरूर लेना है। बिल नहीं लोगे तो कल को हो सकता है कि वो जो सेलर है वो बदल जाए, वो माने ही ना कि आपने उनके पास से खरीदा है, ये सब भी तो हो सकता है ना। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना, ठीक है। ये सब कुछ हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, ये कुछ हमारे राइट्स थे। अब हम आते हैं लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर बाय गवर्नमेंट। हाँ, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कंज्यूमर को कौन कौन से लीगल प्रोटेक्शन मिल रहे हैं और ये कैसे हम यूज करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि हमारे कंट्री में 1986 वाला रूल चल रहा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बट अब वो चेंज हो गया है। अब हम यूज करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और अब आपको यही पढ़ना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके, तो देखो इसमें क्या है। This was the most important step taken by the government to protect the interest of consumer। ये बहुत ही important step था गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, जो कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है या कंज्यूमर को सपोर्ट करता है, ठीक है। The Provision Act came into force on 20 जुलाई 2020। और ये जो एक्ट आया कब आया, मतलब कब ये लागू हुआ, तो 20 जुलाई 2020 से ये लागू हुआ है। ध्यान रखोगे 20 जुलाई 2020 से। ओके, इट रिपील्स एंड रिप्लेसेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। वही बात मैंने लिखा कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिपीट करता है या फिर रिप्लेस करता है, ठीक है, उसी से जुड़ा हुआ है। बस थोड़े बहुत इसमें अमेंडमेंट हुए, थोड़े बहुत, मतलब न्यू जनरेशन के हिसाब से कुछ कुछ इसमें चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, और न्यू रूल्स ऐड हुए हैं। देखो इसके फीचर्स क्या हैं। द मेन फीचर्स ऑफ दिस एक्ट आर, इसके मेन फीचर्स हैं, फीचर्स तो और भी हैं, जैसे कि डिजिटल यूज करना, मतलब बता दूंगी, पहले ये बताती हूँ। दिस एक्ट प्रोवाइड्स वेरियस राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू कंज्यूमर। इस एक्ट में कंज्यूमर को अलग अलग राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, इतने सारे राइट्स हैं, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और भी है, बट हमें तो अभी इतना ही जानना है, ठीक है। और इसमें क्या है, देखो, इट प्रोवाइड्स safeguard to consumer against defective goods, services, unfair trade practices। ये कंज्यूमर को एक तरह से सेफ गार्ड के रूप में काम करता है। कंज्यूमर के ऊपर एक मतलब सुरक्षा रखने के लिए कंज्यूमर के ऊपर कोई मालिक बोलो ऐसा है जो उसे किसी खराब गुड्स या डिफेक्टिव गुड्स, सर्विसेज या अनफेयर चीजों को यूज करने से रोकता है या उनसे बचाता है। नाउ इट्स दिस एक्ट हैज प्रोवाइडेड 3 tier redressal agencies where consumer can file complaints। और इसके अंतर्गत 3 टेयर, मतलब 3 यहाँ पे बॉडीज बने हुए हैं जहाँ पे कंज्यूमर अपने केस को फाइल कर सकता है और किसी भी चीज के अगेंस्ट आवाज उठा सकता है जो कि गलत है। और इसमें पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन भी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम भी बोलते हैं, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। अब इन सभी के बारे में हमें जानना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, बट मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, लेकिन आपको बोर्ड पे दिखेगा, मैं अभी आपको ऐसे बता देती हूँ। देखो डिस्ट्रिक्ट फोरम और डिस्ट्रिक्ट कमीशन क्या होता है, तो दिस कंसिस्ट ऑफ 1 प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स। और ये जो प्रेसिडेंट है वो आपके रिटायर्ड जज हो सकते हैं या फिर वर्किंग जज हो सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, ठीक है। और इसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंतर्गत आपका जो गुड्स है वो मैक्सिमम 1 करोड़ का होना चाहिए, मैक्सिमम, मिनिमम 1 रुपए का भी चलेगा, मतलब मिनिमम नहीं बता रहा है, इसमें बोल रहा है मैक्सिमम 1 करोड़ तक का अगर आपके गुड्स का कीमत है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाओगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाकर के आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। और इसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो आपके गुड्स को लैब में भेजा जाएगा टेस्टिंग वगैरह के लिए। अगर आपके पक्ष में बात आती है तो फिर आपको, मतलब अगर आपके पक्ष में बात आती है, जो कुछ भी आपके लैब में निकलेगा उस हिसाब से सुनवाई कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हो, मान लो कि कोई ऐसा मतलब सुनवाई हुआ है जिससे जो कंज्यूमर है वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो 45 डेज के अंतर्गत वो फिर उसे स्टेट कमीशन में जाकर के फाइल कर सकता है। स्टेट कमीशन में वो फिर से फाइल कर सकता है विद इन 45 डेज ऑफ द सुनवाई, ठीक है, मतलब विद इन 45 डेज जिस दिन भी सुनवाई होता है। तो समझ जाओ कि मिनिमम मतलब मैक्सिमम जो है उसमें 1 करोड़ होगा और 45 डेज इसमें, मतलब सुनवाई के बाद 45 दिन तक आप अपनी बात से अगर सहमत नहीं हो तो ऊपरी कोर्ट में जा सकते हो, जिसे हम स्टेट कमीशन बोलते हैं। अब आते हैं स्टेट कमीशन में। तो जब गुड्स की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, इट इज मोर देन 1 करोड़ एंड लेस देन 10 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा और लेस देन 10 करोड़,
तब हम स्टेट कमीशन में जाएंगे, सीधे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में नहीं जाएंगे, बल्कि 1 करोड़ से ज्यादा का अगर गुड्स है तो स्टेट कमीशन में हम जा सकते हैं। इसमें भी एक प्रेसिडेंट होते हैं और 2 अलग मेंबर्स होते हैं, और ये जो मेंबर्स हैं वो आपके रिटायर या फिर वर्किंग जज हो सकते हैं स्टेट के कोर्ट का, ठीक है, मतलब हाई कोर्ट का। और इसमें क्या बताया गया है कि जैसे इसमें भी आप कंप्लेन फाइल जब करोगे तो सबसे पहले तो अगेंस्ट जो पार्टी है उन्हें बताया जाएगा कि आपके खिलाफ ये कंप्लेन आया हुआ है, उन्हें पहले नोटिस मिलेगा, एंड आफ्टर दैट नोटिस मिलने के बाद आपके गुड्स को या फिर आपके जो प्रोडक्ट आपने लिया है उन्हें लैब भेजा जाएगा टेस्टिंग के लिए, या फिर अगर कोई सर्विस है तो उसकी जानकारी इकट्ठा की जाएगी, उनके बारे में छानबीन किया जाएगा, और आफ्टर दैट आपको सुनवाई होगी। और सुनवाई होने से अगर जो कंज्यूमर है वो संतुष्ट नहीं है तो वो फिर 30 डेज के अंतर्गत नेशनल कमीशन में जा सकते हैं, ठीक है। मतलब देखो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में संतुष्ट नहीं हुए तो 45 दिन के अंदर आप स्टेट कमीशन जा सकते हो, स्टेट कमीशन में संतुष्ट नहीं हुए तो 45 दिन मतलब 30 दिन के अंदर आप नेशनल कमीशन में जा सकते हो विद इन 30 डेज, ओके। नाउ अब आते हैं नेशनल कमीशन के बारे में। तो नेशनल कमीशन में जो है वो मैक्सिमम 5 मेंबर्स होते हैं, जिनमें प्रेसिडेंट होते हैं और बाकी के 4 अदर मेंबर हो सकते हैं, बट उनमें से एक वुमेन तो होनी चाहिए, मतलब ये रूल है, एक वुमेन होनी चाहिए। और ये सब जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हायर किए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है नेशनल कमीशन में कि आपका गुड्स का कीमत जो है वो 10 करोड़ से अधिक होना चाहिए, 10 करोड़ से ये अधिक होना चाहिए या 10 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें अपना कार्रवाई कर सकते हो, मतलब यहाँ पे जाके आप अपना केस को फाइल कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि सेम थिंग इसमें भी होता है कि सबसे पहले तो बताया जाता है अपोजिशन पार्टी को कि आपके खिलाफ कंप्लेन आया हुआ है, एंड आफ्टर दैट अगर सर्विस है या फिर गुड्स है तो उनके बारे में छानबीन किया जाता है, या फिर जानकारी इकट्ठा की जाती है, या फिर लैब में भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए। उसके बाद उन सभी के अनुसार जो कुछ भी आता है उसके हिसाब से जो जजेस होते हैं वो अपना फैसला सुनाते हैं, और फैसला सुनाने से अगर फिर भी वो संतुष्ट नहीं है तो उनको हाई कोर्ट जाने का मौका मिलता है। लेकिन हाई कोर्ट सिर्फ वही जाएंगे जिनकी गुड्स की कीमत 10 करोड़ होगी, 6 करोड़ है, 7-8 करोड़ है तो आप वहां नहीं जा सकते। अगर इतना है तो आप स्टेट कमीशन में जाओगे, यहाँ संतुष्ट नहीं हुए तो नेशनल कमीशन में जाओगे। लेकिन अगर जो सर्विस है या गुड्स है उसकी कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है तभी आप हाई कोर्ट जाओगे, अगर नहीं है तो आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। नेशनल कमीशन की बातों से सहमत नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो 30 डेज के अंतर्गत, लेकिन गुड्स की कीमत 10 करोड़ होगी तब, कम है तो नहीं, ठीक है। कम नहीं है तो आप फिर से वहीं पे अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आपको ये 3 जो है वो बॉडीज मिलते हैं कंज्यूमर को फॉर देयर सपोर्ट, और आप अपने काम को मतलब अपनी चीजों को पाने के लिए, या फिर आपके साथ अगर किसी तरह का गलती हो गया है तो। अब देखो, आप लोग से मैं यही कहना चाहूंगी कि इतने सारी चीजें पढ़ाई जा रही है तो इन सभी का उपयोग करो, यूज करो, क्योंकि अगर एक बार आपको कोई बेकार गुड्स बेच देता है, आप कुछ नहीं बोलते हो, इसका मतलब आप दोबारा उसे मौका दे रहे हो फिर से वही काम करने का। उसको तो पता चल जाएगा ना कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, गधा है, मैंने इसे बेवकूफ बना दिया, अब मैं भी इसकी मतलब इसे मैं और ज्यादा बेवकूफ बना सकता हूँ। तो ये बार बार होगा, आपके साथ नहीं किसी और के साथ होगा। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखो, और कहीं अगर किसी तरह से आपको ठग लिया जाता है किसी कंज्यूमर या सेलर के द्वारा, किसी प्रोड्यूसर या सेलर के द्वारा, तो प्लीज आवाज उठाओ, ठीक है। नाउ इट्स क्या है, देखो, these are the following remedies available to consumer on complaint filed by him। और ये सब कुछ रेमेडीज हैं, मतलब ये सब कुछ उपचार हैं जो कि कंज्यूमर को दिए जाते हैं, मतलब केस फाइल करने के बाद अगर वो जीत जाते हैं तो इन सभी फैसले उन्हें मिलते हैं, ये सभी फैसला होता है। पहला है रिफंड ऑफ द प्राइस पेड, मतलब जितना प्राइस का उसका गुड्स था उसको उतना रिफंड पूरा मिल सकता है। कंपनसेशन ऑफ लॉस और इंजरी सफर्ड, कंपनसेशन भी मिलता है जो प्रोड्यूसर है उनके द्वारा, ठीक है। मतलब इसको इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है, इससे कोर्ट आना पड़ा, मेंटल प्रॉब्लम हुआ, इसकी तबीयत खराब हो गई, इसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका आपको कंपनसेशन देना पड़ता है, भरपाई करना पड़ता है, क्षतिपूर्ति करना पड़ता है प्रोड्यूसर को, ठीक है। विड्रॉल ऑफ हजार्डियस गुड्स फ्रॉम मार्केट में उस तरह के खराब गुड्स को हटा देना, ठीक है। ये भी होता है कि ठीक है, मैं मतलब मार्केट से ये सारे गुड्स जो है वो हट जाएंगे जो कि पीपल के हेल्थ के लिए खराब है, हानिकारक है। पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट ऑफ ग्रीव्ड पार्टी, मतलब ये कि कंज्यूमर के द्वारा जो भी मतलब मांग है उसको पूरा करना। ऑल्टरेशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट,
मतलब ऑल्टरेशन, ऑल्टर किया जाता है मतलब उसमें कुछ बदलाव करना या उसको ठीक करना, जो भी बेकार या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है उनको, ठीक है। ऐसा कई बार केस आया हुआ है कि फालतू जैसा मतलब कुछ भी ऐड बना देते हैं लोग, तो जिससे पब्लिक ऑफेंड हो जाती है या फिर पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है, तो फिर उसको चेंज किया जाता है या उसको हटा दिया जाता है, बैन करवाया जाता है। नॉट डिसकंटिन्यू ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, या फिर इस तरह के बिजनेसेस को बंद करवाना, डिसकंटिन्यू करवाना, ठीक है। ये सब कुछ रेमेडीज हैं जो कंज्यूमर को मिलते हैं। नाउ कुछ मार्क्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है और हमेशा ध्यान में रखना है, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, हमेशा जब भी गुड्स खरीदने जाओ तब भी इन सभी बातों का ध्यान रखना ही है। और ये मार्क्स कौन कौन से, देखो, मार्क्स इंडिकेटिंग क्वालिटी इन डिफरेंट प्रोडक्ट। सबसे पहला है ISI मार्क, और ये ISI मार्क जो है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह में यूज किए जाते हैं या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखोगे इसे। एग मार्क ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस, मतलब देखो ऑन एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट, मतलब एग्रीकल्चर मतलब बीज वगैरह हो गया ये सब में, एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट जैसे, और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट मतलब फिश या एग वगैरह जिसमें लाइव स्टॉक जो होता है। उसके बाद है BIS मार्क, जिसको हॉल मार्क भी बोलते हैं, जो कि बिल्कुल ज्वेलरीज में होता है, सोने की ज्वेलरीज वगैरह में, ठीक है, एकदम होता है, देख के ही खरीदना चाहिए, हॉल मार्क। उसके बाद है वुल मार्क। वुल मार्क क्या होता है, इट सिग्निफाइज 100% प्योर वुल। ये वुल मार्क अगर किसी में लगा होता है तो ये बताता है कि ये 100% प्योर वुल है, ठीक है। पूरा 100% प्योर वुल वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं में ये वुल मार्क लगा होता है। नाउ आते हैं इको मार्क। इको मार्क जो है, ये सभी मार्क का जो है ना वो मैं फोटो लगा दूंगी ऊपर में। इको मार्क मतलब जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम इको मार्क बोलते हैं, ठीक है। इसका अपना जो लोगो है वो आपको दिख रहा होगा, इको मार्क प्रोडक्ट्स होते हैं। समझ आया? तो ये था इस चैप्टर में, और कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो हम अभी समझ लेते हैं जल्दी से। हाँ, तो मैंने इसे लिखा नहीं है बट आपको फिगर दिख जाएगा यहाँ पे। ये है सम कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड NGO, मतलब कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और NGO इंडिया के, कुछ का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है तो बहुत सारे बट मैंने एटलीस्ट 5 लिखा है। सबसे पहला है मुंबई ग्राहक पंचायत, मुंबई ग्राहक पंचायत जो कि मुंबई में है। कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी इन इंडिया, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी इन इंडिया। कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता, कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता, ठीक है। फिर है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, जिसे वॉइस भी बोलते हैं, VOICE, V फॉर वॉलेंट्री, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, I फॉर इंटरेस्ट, C फॉर कंज्यूमर एंड E फॉर एजुकेशन, ठीक है। एंड दिस लास्ट वन मैंने जो लिखा है, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल दिल्ली। तो ये कुछ 5 मैंने कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या NGOs को लिखा है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और NGOs का क्या काम है, ये क्यों हमारे बिजनेस मतलब हमारे कंट्री में है, तो इनका सबसे पहला काम है एजुकेटिंग द विलेजेस जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट्स बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप। लोगों को या पब्लिक को या गांव के लोगों को या किन्हीं भी इंसानों को, लोगों को जागरूक करना, उनकी राइट्स और ड्यूटीज को बताना सेमिनार के थ्रू या घर घर जाके या किसी प्रकार का प्रोग्राम करके, वर्कशॉप करके लोगों को जागरूक करना। पहला ये पॉइंट हुआ। सेकंड है ये कंज्यूमर के बातों को समझते हैं और साथ ही साथ कंज्यूमर अगर किसी प्रकार का मतलब वो सोच रहे हैं कि मैं जाऊं कंप्लेन करूं या नहीं करूं, तो इन सभी चीजों से उसे घबराना नहीं है। वो इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, NGOs में जा सकते हैं, वो इनकी बातों को समझते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। एक तो पूरा केस फाइल करते हैं उस कंपनी के ऊपर कि वो गलत काम कर रहा है। सेकेंडली वो कंज्यूमर की तरफ से भी, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर है उसके तरफ से भी केस फाइल करते हैं उस कंपनी या उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट। समझ आया? तो ये था आज का चैप्टर। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है देन यू कैन। अब देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, तो कोई बात नहीं, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। आप कमेंट कर देना कि आपको नोट्स चाहिए या नहीं, तभी करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट होने वाला है। बहुत बड़ा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो मिलते हैं उस क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड लव यू ऑल।